हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त और 3 अगस्त के जो एमसीक्यूज़ हैं उसको। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन हो क्वेश्चंस को लेकर के, या आपके मन में कोई भी हमारे लिए सेशन हो, तो उसको आप भेज सकते हैं मेरे इस ईमेल आईडी पर। दोस्तों, हमने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अपने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। इस टेस्ट सीरीज़ में टोटल 40 टेस्ट होंगे, ठीक है। और ये टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल होंगे। हर टेस्ट में कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल कह रहा है पहला कि जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल है, इसके बारे में हमने सवाल फ्रेम किया है। सवाल कह रहा है कि द बिल सीक्स टू अमेंड नाबार्ड एक्ट 1981। जी हाँ दोस्तों, जो नाबार्ड है उसे गठित किया गया था इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस एक्ट को अमेंड किया जाएगा इस बिल के द्वारा। मेरा पहला सही है। द बिल अलाउज यूनियन गवर्नमेंट टू डिक्रीज द कैपिटल ऑफ नाबार्ड। नहीं दोस्तों, ये गलत है। नाबार्ड का जो कैपिटल है इसको इंक्रीज किया जाएगा। दोस्तों, जो नाबार्ड है उसका जो कैपिटल है उसको बढ़ाया जाएगा 5,000 करोड़ रुपए से 30,000 करोड़ रुपए पर। This bill also provides that the union government alone would hold at least 51% capital share of NABARD। दोस्तों, ये जो नाबार्ड है उसका जो कैपिटल शेयर है उसका कम से कम 51% का जो हिस्सा है वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए। ये बिल कहता है। मेरा सेकंड है जो क्या है, गलत है। थर्ड मेरा सही है। मेरा आंसर है 1 and 3 ओनली। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझेंगे जो नाबार्ड है उसके बेसिक्स के बारे में। आखिर नाबार्ड है क्या? नाबार्ड इज द एपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। ये करता क्या दोस्तों? ये रिफाइनेंस का काम करता है। मान लेते हैं कि जो हमारे बैंक्स हैं उन्होंने जो एमएसएमई है उसको लोन दिया, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको लोन दिया, तो क्या होगा? ये बैंक जो है नाबार्ड जो है उसको उस लोन को रिफाइनेंस करेगा, ठीक है। तो मेरा पहला सही है। प्राइवेट प्लेयर्स होल्ड्स द मेजोरिटी स्टेक इन इट। नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं, जो आरबीआई है ना उसका है मैक्सिमम स्टेक इसमें। मेरा सेकंड गलत है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। और जिसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो नाबार्ड है उसको स्टेब्लिश किया गया था 1982 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमेटी। जो शिवरमन कमेटी है उसके रिकमेंडेशन के आधार पर इसको स्टैब्लिश किया गया था टू इम्प्लीमेंट द नाबार्ड एक्ट 1981, जिसको मैंने बताया आपको पिछले सवाल में, है ना। तो मेरा थर्ड सही है, मेरा फोर्थ सही है। मेरा आंसर क्या है? 1, 3 and 4। मेरा आंसर है डी, ठीक है। देखिए, इसका मैंडेट क्या है? इसका मैंडेट है टू फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड रूरल क्राफ्ट्स। तो दोस्तों, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ये करता क्या है, ये आपको रिफाइनेंस करेगा। ये आपको सीधा डायरेक्ट लोन नहीं प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसान चाहे तो वो नाबार्ड में जा कर के लोन नहीं ले सकता है, उसको जा कर के बैंक से लोन लेना होगा। और वो जो बैंक का जो लोन होगा, बैंक ने जो पैसा खर्चा किया है ना, नाबार्ड उसको रिफाइनेंस करेगा उस बैंक को। दिस नाबार्ड विल सपोर्ट ऑल अदर एलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज, प्रमोट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों, आपको ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं आपको मेंस के आंसर राइटिंग में। कैसे कैसे? इंटीग्रेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, इंक्लूजन वगैरह है, ऐसे वर्ड्स। दोस्तों, अगला सवाल ये है कि जो लोकसभा है उन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2017 को पास कर दिया है। सवाल हमने फ्रेम किया है कि दिस बिल विल रिप्लेस द बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2017। ये किसके द्वारा पास किया गया था दोस्तों? ये ऑर्डिनेंस इशू किया गया था हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। भारत में दोस्तों ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार 2 पोस्ट को है, 2 ऑफिस को है। कौन कौन से? एक है हमारे राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट, और दूसरे है हमारे गवर्नर। ध्यान दीजिए दोस्तों कि दोनों प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। आपको ये बताना है कि हमारे प्रेसिडेंट को और हमारे गवर्नर को, राज्यों के जो गवर्नर हैं उनको हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार है, ठीक है, ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करने का अधिकार है। तो मेरा पहला है जो सही है, इसको जोड़ने से उसको रिप्लेस करें। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेंस से जो लैप्स जाता है कुछ समय बाद। अगला है कि दिस बिल seeks to amend the Banking Regulation Act 1949
to insert provisions for handling cases related to a stressed asset and non performing asset। दोस्तों हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, देखिए हमारे यहाँ बैंक है दो तरह के, कौन कौन से हमारे यहाँ है प्राइवेट बैंक जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे जो इंडिया वाले बैंक है प्राइवेट बैंक वो, और प्लस जो फॉरेन बैंक हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं जैसे कि HSBC है जो, ठीक है। और दूसरा आता है हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक जो सरकार की वहाँ पर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होती है ना। तो दोस्तों प्राइवेट में और पब्लिक सेक्टर बैंक में दोनों में से जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें इस NPA की समस्या ज़्यादा है, ठीक है। क्यों है ऐसा समझ सकते हैं। तो इस स्ट्रेस्ड एसेट की समस्या से लड़ने के लिए और जो NPA की समस्या है उसके केसेस को हैंडल करने के लिए ये अमेंडमेंट किया जा रहा है। मेरा सेकंड सही है। अब बात आती है दोस्तों कि आखिर ये अमेंडमेंट करके हम ऐसा कौन सा चीज़ कर रहे हैं, हम ऐसा कौन सा प्रोविजन इंक्लूड कर रहे हैं इस बिल में कि हम NPA से लड़ पाएंगे। मेरा सही है। अब हम देखते हैं उन प्रोविजंस को जिसके ज़रिए हम इसको लड़ पाएंगे। दोस्तों जो बिल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देगा, ठीक है, कि वो RBI को ये अथॉरिटी दे कि वो बैंकिंग को कहे, जो बैंक है उसको कहे कि आप जो स्ट्रेस्ड एसेट है उसको रिजॉल्व कीजिए। और इसको रिजॉल्व कैसे कीजिए दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई कंपनी है किंगफिशर, ठीक है, इन्होंने बैंक का पैसा खाया, तो वो पैसा आप कैसे लौटेगा, वो पैसा तब लौटेगा जब ये जो कंपनी है इसके सारे जो एसेट हैं उसको बेच दें, है ना। मतलब कि उसको इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन, देखिए हमारे यहाँ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसके अंतर्गत इसके जो एसेट हैं उसको नीलाम किया जाएगा। उस एसेट को नीलाम करके जो पैसे आएंगे उससे उन बैंकों का जो लोन है उसकी भरपाई की जाएगी, है ना। तो ये अथॉरिटी देगी सरकार है जो वो RBI को कि वो बैंकों को डायरेक्ट करे। मेरा पहला सही है। दीज प्रोसीडिंग्स विल बी अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अभी मैंने आपको बताया। मेरा सेकंड सही है। इट एम्पावर्स RBI, ये जो बिल है ना ये RBI को एम्पावर करेगा टू इशू डायरेक्शन टू बैंक्स, बैंक को डायरेक्शन देगा कि भैया आप अपना जो लोन है उसको कम कीजिए, आपका जो स्ट्रेस्ड एसेट है उसको आप कम कीजिए। मेरा थर्ड सही है। मेरा है आंसर D 1, 2 एंड 3। ये थे प्रोविजन जो कि इंक्लूड किए गए हैं हमारे बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल में। दोस्तों हाल में ही जो इजराइल है उन्होंने अपना पहला एनवायरमेंटल रिसर्च सैटेलाइट लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेनस। वेनस एक ग्रह भी है, ठीक है। आपको यह बताना है कि जो वेनस ग्रह है वो सूर्य से कितने नंबर पर है। पहला तो है मरकरी, है ना, इसके बाद कौन सा ग्रह है, इसके बाद कौन सा ग्रह है आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्या है, ये वेनस एक अर्थ ऑब्जर्वेशन माइक्रो सैटेलाइट है, काफ़ी छोटा सैटेलाइट है ये। मेरा पहला सही है। इसका इस्तेमाल क्या होगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा सर्वे करने में, मॉनिटर करने में लार्ज एरियाज ऑन द अर्थ। क्यों, टू स्टडी सॉइल, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, वाटर एंड एयर क्वालिटी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इसीलिए हम लोग इसको इन्वायरमेंट रिसर्च सैटेलाइट कहते हैं इस वेनस को, ठीक है। मेरा सेकंड सही है। इट विल हेल्प टू ऑब्टेन हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स। हाई रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है दोस्तों, हाई रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है, देखिए अगर किसी फोटो में नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट एरिया अगर ज़्यादा है तो हम उसे कहते हैं कि वो हाई रेजोल्यूशन। जैसे आपको पता होगा ना कि जो 720p की जो मूवी होती है उसकी क्वालिटी 1080p वाली जो मूवी होती है उससे कम होती है ना, है ना। इसके अलावा आती है 144p आती है ना। तो दोस्तों ये सब क्या है, ये सब नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे आपका रेजोल्यूशन उतना ज़्यादा होगा, आपके फोटोग्राफ का, आपकी जो मूवी है, आपके जो वीडियोस हैं उसका रेजोल्यूशन उतना अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो मेरा थर्ड सही है। मेरा आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3। अगला सवाल है दोस्तों, ब्रिक्स पर हमने आपसे सवाल पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स में है 5 कंट्री, BRICS। बी हो गया ब्राज़ील, R हो गया रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दोस्तों पहले ये था केवल ब्रिक, ठीक है। बाद में सबसे अंतिम में 2011 में जो साउथ अफ्रीका है उसको इस जो ब्रिक है ना इसमें इसको इंक्लूड किया गया और जो ब्रिक है वो बन गया BRICS। इस पर क्वेश्चन आ चुका है शायद 2016 का जो प्रीलिम्स था उसमें शायद आया था, उसको देख लीजिएगा आप। तो कौन सा मेंबर नहीं है इसमें, इंडिया तो है ही, ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका भी है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है B, 2 ओनली।
अगला सवाल देखिए, आपको कह रहा है ब्रिक्स के बारे में 3 लाइन दी गई है, कह रहा है कि इसको स्टैब्लिश किया गया 2009 में। ये बात सही है दोस्तों। द ब्रिक्स कंट्रीज आर होम टू 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो इस 100 लोग में से 42 लोग इन्हीं 5 कंट्री में रहते हैं। ठीक है, आप सोचिए कि चाइना और इंडिया दुनिया के 2 सबसे पॉपुलेस्ट नेशंस, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जिनकी संख्या कितनी है वो इसी का हिस्सा है ना, तब तो होगा ही 42%। मेरा सेकंड सही है। इसके अलावा दोस्तों आपको और बात बता दूं कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में जो 5 कंट्रीज़ हैं सब के सब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार रशिया इतना बड़ा कंट्री है, इसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, ये डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है? दोस्तों इसका जो पैरामीटर है उतना अच्छा नहीं है। ये अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये एक डेवलपिंग कंट्री है रशिया अभी। ठीक है, यूएस क्या है? यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है। तो पाँचों के पाँचों क्या हैं? वो डेवलपिंग कंट्री हैं। वो सारे G20 के मेंबर्स हैं, ग्रुप ऑफ 20s के। मेरा आंसर क्या है? ये है 1 2 3। अगला कह रहा है कि जो 2011 था उस साल जो साउथ अफ्रीका था उसने ज्वाइन किया था इस इनफॉर्मल ग्रुप को। ठीक है, और ये बन गया था ब्रिक्स से ब्रिक्स। अभी आपको मैंने बताया था ना 2011 में किया था ज्वाइन इसने। मेरा पहला सही है। द फर्स्ट फॉर्मल ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन रशिया इन 2009। ये बात भी सही है दोस्तों। आपको ये बताना है कि जो सबसे फिलहाल का जो समिट है वो कहाँ हुआ था। अभी जो लेटेस्ट समिट हुआ वो कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है। मेरा आंसर है 1 और 2 आर करेक्ट। दोस्तों हाल में ही हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो NRI हैं, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, उनको हम लोग प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा प्रोवाइड करेंगे। ये प्रॉक्सी वोटिंग होती क्या है दोस्तों? अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं तो अगर आपको वोटिंग करने तो क्या करना होगा? आपको जाना होगा वोटिंग बूथ पर। आपको वहाँ पर आपका जो पहचान पत्र है, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है जो आपको इशू करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपको दिखाना होगा। आप वहाँ जाकर उसको आप वोट कर सकते हैं। मगर दोस्तों जो लोग बाहर में रह रहे हैं, जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं और जो इंडियन नागरिक हैं, वो कैसे वोट करें? उन्हें तो वोट करने यहाँ पर आना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आने में उन्हें समय लगेगा, पैसा लगेगा, टाइम एंड मनी, समझ रहे हैं। तो इससे बचने के लिए जैसे करते क्या है ना कि टाइम और मनी को बचाने के लिए वो लोग करते क्या है, वो लोग वोट देने ही नहीं आते। करीब 16 मिलियन पीपल हमारे जो NRI हैं उनको फ़ायदा होगा अगर हम उनको प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा प्रोवाइड करेंगे। तो प्रॉक्सी वोटिंग में होगा क्या दोस्तों? प्रॉक्सी वोटिंग में होगी क्या कि जो NRI हैं वो अपना जो कंस्टिट्यूंसी होगा उसमें अपने पहचान के एक व्यक्ति को कहेंगे कि भाई जाके तू जो है मेरी जगह वोट कर दे। ठीक है, तो वो होती है प्रॉक्सी। जैसे कि आप जो कॉलेज में होंगे तो आप तो करते क्या होंगे कि आप जो है क्लास में ना जा करके अपने दोस्त को बोलते होंगे कि भाई मेरी जो प्रॉक्सी लगा दे, है ना। उसी तरह जो प्रॉक्सी होगा वो उसकी प्रॉक्सी लगाएगा, उसके वोट दे देगा। तो करेंटली सर्विस पर्सनल एंड OCI कार्ड होल्डर्स आर परमिटेड टू वोट थ्रू प्रॉक्सी। दोस्तों केवल सर्विस पर्सनल को ही सुविधा दी गई है। जो OCI कार्ड होल्डर है ना उनको सुविधा नहीं दी गई है। अब सोचो यार कि जब NRI को ही नहीं मिली तो फिर इनको कैसे मिलेगी, है ना। मेरा पहला गलत हो गया। दिस डिसीजन विल इनेबल नियरली 60 मिलियन NRI। 1 मिलियन में होता है कितना? 10 लाख। ठीक है, तो कितना हो गया? 160 लाख, मतलब कि 1 करोड़ 60 लाख NRI को वोट देने में काफ़ी सुविधा मिलेगी अब। ठीक है, मेरा सेकंड सही है। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है B 2 ओनली। दोस्तों हाल में ही हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी एक लीगल फ्रेमवर्क दिया था कि देखिए आप इसको इस तरह से उनको आप प्रॉक्सी वोटिंग सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो NRI हैं उनको अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो आखिर हम क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा होगा? बाय ग्रांटिंग देम प्रॉक्सी वोटिंग राइट्स NRIs विल बी एबल टू एक्सरसाइज फ्रेंचाइज ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड ऑल्सो। देखिए पहला बात तो यह है कि वो लोग वोट दे पाएंगे, है ना। दूसरा बात यह है कि वो लोग फॉरेन करेंसी उनकी बचेगी, उसको अपने घर वालों के पास भेज पाएंगे। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, फॉरेक्स है, वो बढ़ेगा, है ना। मेरा पहला है जो सही है। दूसरा देखते हैं। दिस डिसीजन विल इनेबल NRIs एंड ओवरसीज इंडियंस टू कंसिडरेबली स्वे इन इलेक्शन रिजल्ट्स। दोस्तों अभी क्या होता है कि पंजाब है, केरला है, गुजरात है, यहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं बाहर काम करने, है ना, NRI के रूप में। तो देखिए
अगर उनको वोटिंग करने का अधिकार मिला तो क्या होगा, जो केरला का जो विधानसभा चुनाव है, पंजाब का, गुजरात का जो चुनाव है, उसमें उनको वोट करने का अधिकार मिलेगा, वो लोग वोट करेंगे और उनका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगा। मेरा आंसर है ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट। अगला सवाल है दोस्तों कि सरकार ने कमेटी गठित की है, कौन सी कमेटी, टी के विश्वनाथन कमेटी। आपसे पूछा जा रहा है कि इट हैज़ बीन सेटअप बाय सेबी, क्या सही है? जी हाँ दोस्तों, इसको सेबी ने सेटअप किया है। सेबी क्या है? सेबी हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, ठीक है। अब चूंकि सेबी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है तो आपको ये बताना है कि हमारे देश में, हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है। मेरा पहला सही है। इस कमेटी को किसने गठित किया है? सेबी ने गठित किया है। दोस्तों सेबी एक स्टैच्यूअरी बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, इसको एक कानून के अंतर्गत गठित किया गया है। तो ये जो कमेटी बनी है वो करेगी क्या? दिस विल रेगुलेट, दिस विल गिव द मेजर्स टू इम्प्रूव प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और दोस्तों जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको ये प्रोहिबिट करने के लिए जो रूल्स होगी, नेगोशिएशन होगी, उसको लाएगी। ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है दोस्तों? अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी की जो ट्रेडिंग होती है उसमें आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए आप फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं, तो चूंकि आप फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं तो आपके पास जो बाहर के लोग हैं उनसे इन्फॉर्मेशन होगी, है ना। अब जब फ्लिपकार्ट के शेयर बिकते हैं शेयर मार्केट में, और अगर आप अपनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप उससे फ़ायदा पहुंचाते हैं अपने आप को या अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, तो उससे हम लोग कहेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि गलत है हमारे यहाँ, ठीक है। तो दिस इज अ कमिटी ऑन फेयर मार्केट कंडक्ट। क्यों गलत था इनसाइडर ट्रेडिंग? क्योंकि दोस्तों ये एक इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। जो अंदर के लोग हैं उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उनको एडवांटेज रहेगा बाहर के लोग, मतलब कि जो पब्लिक है ना, उनके मुकाबले। तो दोनों को सेम एक लाइन पर रखें, इसीलिए क्या किया जाता है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको प्रोहिबिट किया जाता है। तो मेरा फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। अगला सवाल है दोस्तों सेबी के बारे में ही। सेबी इज द स्टैच्यूअरी रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। अभी मैंने बताया आपको ये एक स्टैच्यूअरी बॉडी है। इसको बनाया गया था कब? 1988 में। किसके अंतर्गत इसको बनाया गया था? सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत इसको स्टैच्यूअरी पावर दिया गया था। इसको पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में गठित किया गया था, फिर इसको कन्वर्ट किया गया था स्टैच्यूअरी बॉडी के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1988 अप्रैल 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन के द्वारा इस सेबी को गठित किया गया था, ठीक है। फिर इसको 1992 में सेबी एक्ट के अंतर्गत इसको स्टैच्यूअरी पावर दी गई थी, ठीक है। मेरा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑल आर करेक्ट। इसका मैंडेट क्या है दोस्तों? इसका मैंडेट है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। ध्यान दोस्तों कि इसका 3 मेन पर्पस है। जो इन्वेस्टर्स हैं सिक्योरिटी मार्केट में उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको प्रमोट करना, उसको डेवलप करना और उसको रेगुलेट करना, ठीक है। आपसे मैंने सवाल पूछ लिया है कि जो मनी मार्केट है उसका कौन सा रेगुलेटर है। देखिए जो सेबी है वो 3 तरह के ग्रुप को सर्व करता है। कौन कौन से ग्रुप? मार्केट को सर्व करता है ये, जो सिक्योरिटी को इशू करते हैं जो कंपनी उसको सर्व करता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सर्व करता है, और जो मार्केट इंटरमीडिएटरीज हैं, जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, उनको भी सर्व करता है। इसके 3 मेन फंक्शन है। कौन कौन से? क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। क्वासी लेजिस्लेटिव क्या करता है? ये जो रेगुलेशन है उसको ड्राफ्ट करता है, जो रूलिंग है, जो ऑर्डर है वो इशू करता है। अगर आपने कोई इलीगल प्रैक्टिस करी तो आपको पनिश कर सकता है, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, जो एक्शंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं उसको वो इन्फोर्स भी करेगा। तो ये 3 फंक्शन है। कौन कौन से? क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव। दोस्तों पिछले मेंस में 2017 जो 2016 का जो मेंस था ना, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं वो क्या हैं। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए, तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप। अगला सवाल है दोस्तों कि जो कैबिनेट है उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ
अंडरस्टैंडिंग है उसको उन्होंने अप्रूव किया है। इसके अंतर्गत जो ब्रिक्स ARP होगा, ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा, उसको सेटअप किया जाएगा। अब से हम पूछना चाहते हैं ये कि जो ब्रिक्स ARP है ये करेगा क्या? दिस विल हेल्प टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। दोस्तों इसका नाम पढ़िए आप, ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म। तो ये क्या होगा? ये खेती बाड़ी संबंधित होगा, है ना? ये होगा तो जो एग्रीकल्चर है उससे उसी संबंधित होगा ना। मेरा जेंडर इक्वालिटी तो गलत हो गया। दिस विल प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज, ये भी गलत है। दिस विल इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी, ये भी नहीं है। दिस विल एड्रेस द इशू ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन फार्मर्स एंड नॉन फार्मर्स इनकम। कैसे होगा? जो फार्मर है उसकी इनकम को बढ़ाएगा। कैसे होगा ये काम? उनको उनका जो फसल है उसका सही मुआवजा दिलवाएगा। मेरा डी सही है। अगला सवाल है इसी ब्रिक्स ARP पर। ब्रिक्स ARP will promote sustainable agriculture development and it will also help in poverty alleviation through strategic cooperation in agriculture to provide food security in the BRICS member country। क्या क्या करेगा? ये पहला काम करेगा कि जो ब्रिक्स नेशन है उसमें आपको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, प्लस जो फार्मर्स हैं उनकी जो गरीबी हो कम करेगा। मेरा पहला सही है। This will serve as a global platform for science-led agriculture-based sustainable development initiative for addressing the issues of world hunger, undernutrition, poverty and inequality between farmers and non-farmers income, जो मैं आपको पहले बताया था पिछले सवाल में। मेरा सेकंड सही है। पूछ रहा है कि अच्छा इसको देख करके आराम से लोग लगाएंगे C। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पूछ रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। कौन सा लाइन है जो गलत है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा दोस्तों गलत है? इसमें से कोई भी गलत नहीं है, है ना? मेरा आंसर होगा डी, नाइदर 1 और 2 आर इनकरेक्ट। दोस्तों एक ऐप है हमराज ऐप, इसको सेटअप किया है हमारी इंडियन आर्मी ने। तो देखिए, दिस ऐप हैज़ बिन सेटअप बाय इंडियन आर्मी, ये तो मैंने बताया है आपको। जो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो अपने पोस्टिंग को, उसके जो प्रमोशंस हैं उसको वो ट्रैक कर सकते हैं, उनको जो मंथली सैलरी की जो स्लिप है उसको ले सकते हैं, उसको वो डाउनलोड कर सकते हैं इस मोबाइल ऐप के ज़रिए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमराज ऐप है वो किससे संबंधित है, क्या कहना है आपको? ये संबंधित है हमारे इंडियन आर्मी से, हमारे सोल्जर्स से, उनको ये सुविधा प्रोवाइड करेगा। मेरा आंसर है 1, 2 और 3। दोस्तों जो RBI है उसका जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने अपना जो मॉनेटरी फ्रेमवर्क है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको उन्होंने अभी जारी किया है। उस मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो रेपो रेट है, रेपो रेट को हम 25 बेसिस पॉइंट से हम कम करेंगे। 6.25 था, कम करके हम 6% पर लेकर के आएंगे। किसको? रेपो रेट को। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कत होगी कि यहाँ पर जो बेसिस पॉइंट है उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें काफ़ी कम परसेंटेज की कमी की जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर केवल 0.25% की ही कमी की गई। तो जो सरकार है, हमारा जो मीडिया है वो ये कहता है कि जो 1% है ना उसको वो 100 बेसिस पॉइंट मानते हैं। ठीक है, तो अगर RBI 0.25% की कमी करते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग? हम ये करते हैं कि जो RBI उन्होंने केवल 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है। अगर RBI ने 0.5% की कमी की होती तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि RBI ने 50 बेसिस पॉइंट का कमी किया है, इसको इतना कट किया है। ठीक है, तो सवाल कह रहा है, जरा क्वेश्चन देखिए, MPC ऑफ RBI, सबसे पहला लाइन ये कह दिया। आपसे पूछ सकता है कि जो MPC है वो किस संबंधित है? संबंधित है RBI से। इसमें होते हैं 6 मेंबर, कौन कौन से? 3 होते हैं RBI से, 3 होते हैं गवर्नमेंट से। अभी देखें हम लोग तुरंत आगे। ये जो MPC है उन्होंने जो शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट है, कौन सा? शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट है। आप वर्ड बाय वर्ड पर ध्यान दीजिए। जो रेपो रेट होता है वो क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट होती है। अगर कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक RBI के पास जाता है शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने, तो RBI उस बैंक से जो ब्याज लेगा उसे हम लोग कहते हैं रेपो रेट। ठीक है,
तो अगर बैंकों को ब्याज सस्ता मिलेगा तो क्या करेंगे, वो लोग दौड़ दौड़ कर लोन लेंगे। उनके पास लोन देने के लिए, किनको लोन देने के लिए, हमारे जो जनता है उसको लोन देने के लिए उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करेंगे, है ना। जो जनता है उसको जो इंटरेस्ट रेट है वो कम देना पड़ेगा, हमारा इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा, है ना। हो सकता है कि इससे जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़े, क्यों, क्योंकि जो लोग हैं उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। तो दोस्तों ये होता है हमारा रेपो रेट, ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 25 बेसिस पॉइंट मतलब कि 0.25% की कमी की गई है, इसे 6% पर लाया गया है। तो सवाल देखिए अब, इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू इट्स क्लाइंट्स। कौन से क्लाइंट, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसमें आपको कोलेट्रल देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एसबीआई गई है लोन लेने आरबीआई के पास, तो एसबीआई है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखेगी कोलेट्रल और आरबीआई से रेपो रेट पर लोन लेकर के आएगी। इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं रीपर्चेजिंग रेट, क्योंकि एसबीआई ने सिक्योरिटीज को किया जमा और आगे जा करके उसको वो ले भी लेगा, उसको वो रीपर्चेज भी करेगा, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं रीपर्चेजिंग रेट, रेपो रेट। मेरा पहला सही है। इट वाज यूज्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट, अभी आपको बताया। द रेट कट कम्स आफ्टर अ स्लम्प इन फूड प्राइसेस। जी हाँ दोस्तों, मानसून हमारा अच्छा हो रहा है, बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है, इसी कारण से जो फूड प्रोडक्ट है उसके दाम काफ़ी गिर गए हैं। इससे हमारे जो किसान हैं उनको तो काफ़ी नुकसान हुआ है, मगर जो इन्फ्लेशन है उसमें भी कमी आई है। तो चूंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कमी आई है तो क्या होता है, हमारा जो आरबीआई है उस पर प्रेशर बनता है कि भैया इन्फ्लेशन कम हो गया है, अब आप रेट कट कीजिए। मेरा थर्ड सही है। मेरा आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। अब आते हैं हम सवाल पर, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है, ये ठीक उल्टा होता है। अगर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार ले तो आरबीआई कौन सा ब्याज देगा, उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसमें भी कमी की गई 25 बेसिस पॉइंट की ओर से लाया गया है 5.75% पर। ध्यान दें दोस्तों कि जो पहले क्या था, पहले रिवर्स रेपो रेट जो होता था रेपो रेट से 1% कम होता था। अब ऐसा कोई रूल नहीं है। अभी जैसे देखिए देख रहे हैं आप, हमारा जो रेपो रेट है वो है 6% पर और जो रिवर्स रेपो रेट है वो कितने पर है, 5.75 पर। तो टोटल केवल 0.25% की ही इसमें अंतर है ना। मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड सही है, मेरा आंसर है सी। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया अभी रेपो रेट समझाते वक्त कि अगर कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेंगे तो क्या लगेगा, रेपो रेट लगेगा, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले तो कौन सा ब्याज लगेगा, तब लगेगा बैंक रेट। समझ रहे हैं, अगर कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन लें तो उस पर लगेगा बैंक रेट। इट इज द रेट चार्ज बाय आरबीआई फॉर लेंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। मेरा पहला सही है, इसको 6.5 सेटअप किया गया है। हाई बैंक रेट विल ट्रांसलेट टू हायर लेंडिंग रेट बाय द बैंक्स। ध्यान दीजिए, अगर मैं बैंक रेट को बढ़ा दूंगा इसका मतलब क्या है, जो कमर्शियल बैंक हैं उनको महंगे दरों पर ब्याज मिलेगा हमारी आरबीआई से। अब चूंकि बैंकों को महंगा लोन मिल रहा है तो क्या करेंगे, जो जनता है उससे वो महंगा ब्याज वसूलेंगे, है ना। उनको जो ब्याज लेंगे जो लोगों से वो हाई होगा, है ना। यही कहना चाह रहा है वो थर्ड लाइन में। मेरा आंसर है डी। अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर आपसे पूछ रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। डी आंसर नहीं होगा दोस्तों, यहां पर आंसर होगा ई, नन ऑफ द अबव करेक्ट। क्यों हमने किया ऐसा, कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता रहता है आपसे इनकरेक्ट कौन सा है, और लोग जल्दीबाजी में गलती करते हैं, वहां पर प्रेशर के कारण गलती करते हैं, कुछ और कारण होता है। ये काम करके वो सवाल को सही सॉल्व करने के बाद भी गलत करके आते हैं और घर आकर अपना माथा पीटते हैं। तो करना क्या है आपको सवाल सॉल्व करना है अपना दिमाग खोल करके। अगला सवाल देखिए, ये है आपको दिया गया एमएसएफ रेट पर। ये क्या है, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट। दोस्तों जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमारी, उसमें होते हैं आरबीआई के पास दो तरह के टूल्स। कौन कौन से, क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स। तो जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, एमएसएफ रेट है, वो सब क्या है, वो सब क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। इनको यूज करके जो आरबीआई है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है।
इट इज़ द रेट एट विच शेड्यूल बैंक्स कैन बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब बच्चा इसमें जो कोलेटरल है वो लगेगा आपको। मेरा फर्स्ट सही है। ये क्या है? इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग स्कीम जो कि शुरू किया गया था आरबीआई के द्वारा। मेरा सेकंड सही है, इसका रेट दे दिया है हमने। मेरा आंसर है डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारे एमपीसी पर। एमपीसी इज अ कमेटी ऑफ सेंट्रल बैंक। अभी मैंने आपको बताया था कि ये कमेटी है हमारे आरबीआई की, इसमें 6 मेंबर हैं, ठीक है। इट इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ये गलत है, ये हमारा जो आरबीआई गवर्नर है ना, उनके द्वारा ये हेड किया जाता है। मेरा सेकंड गलत है, मेरा पहला सही है। इट वॉज सेटअप बाय अमेंडिंग द आरबीआई एक्ट टू प्रोवाइड अ स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर एमपीसी। ये करता क्या है? ये इंटरेस्ट रेट को सेटअप करता है। मेरा थर्ड सही है। मेरा आंसर क्या है? बी। 1 and 3 ओनली आर करेक्ट। अगला सवाल देखिए, ये क्या है? ये एक 6 मेंबर की बॉडी है। इसमें होते हैं 3 लोग आरबीआई से और 3 होते हैं गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है। कौन कौन लोग होते हैं आरबीआई से? एक तो होता है हमारे गवर्नर आरबीआई के, जो कि होते हैं इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। दूसरे होते हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और तीसरा होता है दूसरा कोई मेंबर, ठीक है। और बाकी जो 3 मेंबर होंगे वो कौन होंगे? उनको अपॉइंट करेगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेरा पहला सही है। एमपीसी इज इंस्टेड विद द टास्क ऑफ फिक्सिंग बेंचमार्क पॉलिसी रेट। जो रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रहता है, वो सब इसको फिक्स करता है। यहाँ पर जो 6 लोग हैं उसकी जो मेजोरिटी वोटिंग होगी वो काउंट किया जाएगा। दोस्तों पहले क्या होता था कि हमारा जो आरबीआई गवर्नर है उसको वीटो पावर दिया गया था। इस एमपीसी में गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं होगा, जो मेजोरिटी वॉइस होगा वही फाइनल डिसीजन होगा इस एमपीसी का। मेरा सेकंड सही है, मेरा थर्ड सही है। हर मेंबर के पास केवल एक वोट होगा और जो गवर्नर का वोट होगा वो कास्टिंग वोट होगा, वो सबसे अंतिम में वोट करेगा। मेरा 1 2 3 4 ऑल करेक्ट। मेरा आंसर है डी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें बताइए। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सजेशन हो, आप मुझे भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पर sumant.magadh@magadh@gmail.com। इस पर भेज सकते हैं आप। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।